नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रेयर क्लासेज में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम बीकानेर के राठौड़। बीकानेर के राठौड़, ठीक है। राठौड़ वंश जो हमारे राजपूताना का चल रहा है उसमें हमने बीकानेर के राठौड़ पढ़ रहे हैं। बीकानेर के राठौड़ों का जो काल स्थापित होता है, तो पहले बीकानेर वाले प्रदेश को हमको समझना है। तो बीकानेर किसने बसाया? तो सबसे पहले आप ध्यान रखना कि एक शासक थे राव बीका। अब ये राव बीका कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है, हम इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो बीका है, इन्होंने राव बीका ने बीकानेर बसाया था। अब ये राव बीका कौन है? तो ये जो राव बीका है ये राव जोधा के पुत्र हैं। राव जोधा के पुत्र हैं और इनके अपने पिता से किसी बात पे अनबन हो जाती है, ठीक है। राव जोधा ने 1459 में जोधपुर बसाया था। 1459 ईस्वी में क्या बसाया था? जोधा ने जोधपुर बसाया था। इनके पुत्र कौन थे? राव बीका। पिता से किसी बात को लेकर के अनबन हो गई, तब ये क्या हो गए? 1465 में ये बीकानेर वाले क्षेत्र में आ जाते हैं, जिसको हम जांगल देश कहते थे। और वहाँ आकर ये क्या करते हैं? वहाँ आकर ये बीकानेर की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, 1465 में बीका ने क्या बसाया? तो बीकानेर। क्या बसाया? बीकानेर, ठीक है। और जोधा ने क्या बसाया था? तो जोधा ने जोधपुर बसाया था। तो ये डेट है, यहाँ भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि कभी हमारे ऐसा प्रश्न आ जाता है कि जैसे आपको दे दिया जोधपुर, दे दिया बीकानेर, दे दिया, ठीक है, जयपुर दे दिया, और आपको एक दे दे अजमेर। अब आपको प्रश्न में ये 4 ऑप्शन दे दिए और आपको कह दिया जाएगा कि इनको क्या करो, क्रम से जमाओ। तो आपको मालूम है कि सबसे पहले क्या बसा था? सबसे पहले अजमेर बसा था, ठीक है। अजमेर को बसाया गया था, तो नंबर 1 पे क्या आ जाएगा? अजमेर आ जाएगा। फिर आप जानते हो जोधपुर को मैंने कहा जोधा ने बसाया, तो नंबर 2 पे क्या आ जाएगा? जोधपुर आ जाएगा। फिर 3 पे बीकानेर, 1465 में 3 नंबर पे क्या आ जाएगा? बीकानेर आ जाएगा। और आपको मालूम है कि जयपुर को बाद में सवाई जयसिंह के द्वारा बसाया गया था। इन चारों क्रम की बात करें तो यहाँ चारों क्रम में चौथे नंबर पे क्या आएगा? जयपुर आएगा। तो फिर हमारा ऑप्शन क्या हो गया कि अजमेर आएगा, फिर जोधपुर आएगा, फिर बीकानेर आएगा, जयपुर आएगा। तो ऐसा प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है, इसलिए हमको ये कुछ डेट भी, मतलब जो सन है वो हमको याद रखने पड़ेंगे। तो राव जोधा ने जोधपुर कब बसाया है? 1459 में। और राव बीका ने बीकानेर कब बसाया है? तो 1465 में, ठीक है। तो ये कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। फिर इन्होंने 1465 में बीकानेर की स्थापना करने लगे थे और 1488 ईस्वी में इन्होंने राठौड़ी की सत्ता यहाँ पे स्थापित की, ठीक है। इसलिए हम पढ़ते हैं, जब राठौड़ वंश पढ़ते हैं तो उसमें एक राठौड़ तो पढ़ते हैं जोधपुर वाले और एक राठौड़ पढ़ते हैं बीकानेर वाले, ठीक है। तो ये भी राठौड़ थे, जोधपुर वाले भी, और बीकानेर के भी जो राजपूत शासक थे वो क्या कहलाते थे? वो भी राठौड़ थे, क्योंकि वो उनकी मूल शाखा जोधपुर वाली थी। तो जोधपुर से निकल के आए थे राव बीका के समय। आगे हम एक महत्वपूर्ण बात करते हैं, वो है कि देशनोक में करणी माता मंदिर का निर्माण। ये जो राव बीका जी थे, इन्होंने देशनोक में, ठीक है, देशनोक का है तो बीकानेर में। और देशनोक में किसका मेला लगता है? तो आपको पता है कि देशनोक में करणी माता का मेला लगता है। तो देशनोक में करणी माता का मंदिर बनवाया था। तो करणी माता का मंदिर बनवाया था राव बीका ने बनवाया था, ये आपको याद रखना है। इनके शासनकाल की भी हम बात कर लेते हैं। तो इनका जो शासनकाल रहा है वो रहा है 1465 से लेकर के 1504 ईस्वी तक। ये इनका टाइम पीरियड रहा है, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरे महत्वपूर्ण शासक की, जो है राव लूणकरण, ठीक है। दूसरे महत्वपूर्ण शासक कौन है? राव लूणकरण। लूणकरण, यहाँ से आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है। ये जो राव लूणकरण है, इनको कलयुग का कर्ण कहा जाता है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा भी गया है। कलयुग का कर्ण, कलयुग का कर्ण कहा जाता है। कलयुग का कर्ण इनको कहते हैं। अगर प्रश्न आ जाए राजपुताने का कर्ण, राजपुताने का कर्ण, 2 प्रश्न है, यही समझा रहा हूँ। कलयुग का कर्ण कह दे तो लूणकर्ण, ठीक है, और राजपुताने का कर्ण कह दे तो याद रखना राय सिंह।
तो याद रखना राय सिंह। कैसे याद रखोगे, ऐसे दिमाग में बैठा लो, राजपुताने में रा आ रहा है, राय सिंह में रा आ रहा है, तो इसको कनेक्ट कर लो दिमाग में। राजपुताने का कर्ण किसको कहते हैं, राय सिंह को कहते हैं, और कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं, तो कैसे कर्ण लूण कर्ण को कहते हैं। तो इस तरह से आप इनको रखो, नहीं तो क्या होता है कि ऑप्शन में ये भी हमको मिलता है और ये भी मिलता है, और जब दोनों चीज़ें हम एक साथ देखते हैं तो हम वहाँ क्या हो जाते हैं, जब रट्टा मार के या स्टडी करके जाते हैं तो हम भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ, इन चीज़ों को याद रखोगे, इन टेक्निक्स को याद रखोगे, तो मैं नहीं भूलता, तो आई होप आप भी नहीं भूलोगे। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है, तो ये मोस्ट पर्सन है, ध्यान रखना, लूण कर्ण को कहा जाता है। और इन राव लूणकर्ण ने लूणकर्ण झील का निर्माण भी करवाया था। तो ये भी पूछ ले कि लूणकर्ण झील किसने बनवाई, तो जो राव लूणकर्ण थे इन्हीं के नाम पे ये झील का नाम क्या रखा गया है, लूणकर्ण झील रखा गया है। और आपसे पूछ ले कि कलयुग का कर्ण राव जो लूणकर्ण थे उसको किसने कहा, तो आपको ध्यान रखना है कि बीटू सूजा ने राव जयसिरो छंद लिखा था, एक ग्रंथ लिखा था बीटू सूजा ने। तो बीटू सूजा ने एक ग्रंथ लिखा था राव जयसिरो छंद। उस जयसिरो छंद में राव जयसिरो जो छंद बीटू सूजा जो लेखक था, जो कवि था, उसने लिखा था, उसने लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा है। ठीक है, अब कलयुग का कर्ण क्यों कहा है, तो आप जानते हो कि जो कर्ण था वो दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था, तो वो भी दानी था और ये भी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे, तो इसलिए इनकी तुलना करते हुए क्या कहा, इनको कलयुग का कर्ण बताया गया है। तो ये विशेष सत्य आप याद रखना, यही प्रश्न इन पे पूछा जाता है। आगे चलते हैं, अगला हमारा जो है वो है राव जयसी। राव जयसी के बारे में आपको पूछ लिया जाए, इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1526 से लेकर के 1541 ईस्वी। ठीक है, वैसे ये पूछता नहीं है, इसलिए आप याद करो चाहे मत करना। एक विशेष बात है जो आपको यहाँ याद करनी है, ये आप याद कर लेना। 1534 ईस्वी में जो हुमायूं का भाई था कामरान, ठीक है, वो काबुल का शासक था। तो काबुल का शासक था कौन, कामरान। और ये कामरान कौन था, तो ये कामरान था हुमायूं का भाई। ठीक है, बाबर का बेटा, हुमायूं का भाई। इस कामरान को राव जयसी ने क्या किया था, हराया था। ठीक है, इस कामरान को क्या कर दिया था, हरा दिया था। ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा एक और विशेष बात याद रखनी है, वो ये है कि जो राव जयसी है ये राव मालदेव से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो 1541 में एक युद्ध हुआ था, उसका नाम है साहेबा पाहेबा का युद्ध। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है, आप ये ज़रूर याद करना, यही पूछते हैं इन पे प्रश्न। साहेबा या पाहेबा का युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो आपको ध्यान रखना है राव जयसी और मालदेव के बीच। राव जयसी और किसके बीच हुआ, मालदेव के बीच। ठीक है, राव जयसी बीकानेर के थे और मालदेव जोधपुर का था, तो ये तो थे बीकानेर के और ये थे जोधपुर के, और इन दोनों के बीच युद्ध होता है। उस कंडीशन में ये राव जयसी हार जाते और क्या हो जाते, वीर गति को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, मर जाते, और मालदेव की क्या हो जाती है, तो मालदेव की जीत हो जाती है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि साहेबा पाहेबा का युद्ध कब हुआ, तो ये सन भी इम्पोर्टेंट है, ये सन ही पूछ लिया जाता है यहाँ पे। इसके अलावा पूछ लिया जाता है कि किस किस के बीच हुआ, तो ये दो बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करते हैं राव कल्याणमल के बारे में, जो अगले महान शासक है हमारे। तो राव कल्याणमल ये राव जयसी के पुत्र थे, राव कल्याणमल। इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1541 पे, क्योंकि जब राव जयसी की मृत्यु हो गई तो जब से लेकर के 1574 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या बातें याद रखनी है, तो एक बात तो यही याद रखनी है आपको कि खानवा युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़े थे। खानवा युद्ध में राणा सांगा की तरफ से, भाई यहाँ तो ये शासक बने क्योंकि ये युद्ध हुआ था, राणा सांगा के पास गए थे 1527 में। तो उस समय ये राणा सांगा की तरफ से युवराज थे, तो इनको भेजा गया था
ठीक है, राव जेसी ने इनको भेजा था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शासक बने थे इतने में, तो खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़े। तो प्रश्न आ जाए कि बीकानेर का कौन सा शासक राणा सांगा की सहायता के लिए आया था, तो आपको ध्यान रखना है कि बीकानेर का जो शासक था वो था कल्याणमल, और कल्याणमल राणा सांगा की सहायता के लिए आया था। कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में। तो राणा सांगा की क्या की थी? सहायता, या राणा सांगा की तरफ से क्या लड़ा था? युद्ध लड़ा था। फिर आपको एक बात ध्यान रखनी है, 1544 में एक युद्ध होता है जो बहुत ही मोस्ट है, इसको याद कर लेना। ये भी पूछ लेते आपसे कब हुआ था, तो 1544 में हुआ था। इस युद्ध को हम कहते हैं गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, ठीक है। और इस गिरी सुमेल के युद्ध में किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था शेरशाह और मालदेव के बीच में। किसके विजय हुई थी? तो ध्यान रखना है, जो विजय हुई थी वो हुई थी शेरशाह की, ठीक है। और ये जो युद्ध हुआ था, इस गिरी सुमेल के युद्ध में कल्याणमल ने, ठीक है, कल्याणमल ने किसकी सहायता की थी? तो ध्यान रखना, कल्याणमल ने शेरशाह की सहायता की थी, इसलिए शेरशाह विजय हो गया था। क्यों हो गया? क्योंकि जो मालदेव है उसने 1541 ईस्वी में कल्याणमल के पिता जेतसी को मार दिया था। उस पराजय का बदला लेने के लिए कि मैं तो मालदेव से लड़ नहीं सकता, कल्याणमल ने शेरशाह की मदद की थी। और इसी युद्ध के लिए कहा जाता है कि जो मालदेव है, तो मालदेव क्या है कि युद्ध छोड़ के चला गया था, मालदेव ने युद्ध लड़ा ही नहीं था, क्योंकि कुछ ऐसी अफवाह फैला दी थी। शेरशाह सूरी के द्वारा ऐसा पत्र पहुंचा दिया गया था इसके हाथों में कि इसकी सेना के प्रति अविश्वास हो गया इसका सेनापतियों के प्रति, और बाद में वो सेनापति बहुत बहादुरी से लड़े और फलस्वरूप मृत्यु को प्राप्त हो गए, जेरा और कूपा। तो शेरशाह ने एक कथन कहा था, वो पूछ लिया जाता, वो ध्यान रखना है, इसी युद्ध से संबंधित है। वो कथन ये है कि ये कथन कहते हैं, शेरशाह कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाहत खो देता, दिल्ली की क्या खो देता? बादशाहत खो देता। तो ये क्यों कहा? मुट्ठी भर बाजरे का मतलब है, आप जानते हो कि ये वाला जो प्रदेश है, बीकानेर जोधपुर वाला मारवाड़ का जो प्रदेश है, ये रेतीला प्रदेश है और यहाँ पे सिर्फ बाजरा ही पैदा होता है। तो इसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, कि एक छोटी सी रियासत है, एक छोटे से जगह के खातिर जहाँ सिर्फ पैदा भी होता है, तो क्या होता है? बाजरा होता है। और मैं पूरी दिल्ली, यानी पूरी जहाँ से हुकूमत चलती है हिंदुस्तान पे, वो बादशाहत खो देता। क्यों खो देता? अगर ये कल्याणमल सहायता नहीं देता, और अगर मालदेव भी युद्ध से वापस नहीं जाता, ठीक है, इसकी आधी सेना ने युद्ध किया, अगर ये मालदेव भी अपनी सेना के साथ युद्ध लड़ता, तो पता ही नहीं युद्ध का निर्णय क्या होता, मैं हार जाता। तब इसने ये कथन कहा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाहत खो देता। तो ये कथन भी पूछ लिया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। इसके बाद और हम इसमें चर्चा कर लेते हैं और क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आगे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, आपसे प्रश्न पूछ लेगा, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राठौड़ शासक। तो ये मोस्ट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला, ठीक है, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राठौड़ शासक, राठौड़ शासक। अब यहाँ भी देखो दो प्रश्न है, मैं आपको समझाता हूँ, उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर प्रश्न आ जाए मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम और राजपूत दे दे, राजपूत शासक दे दे, तो आपको ध्यान रखना है बहारमल, ठीक है। कैसे याद रखोगे कि राजपूत लोग ऐसे मानते हैं, ठीक है, राजपूत लोग ऐसे मानते हैं कि ये जो भार है, बहारमल है, ये धरती पे बाहर है। क्यों? क्योंकि इसने राजपूतों का नाम खराब कर दिया, सबसे पहले जाके मुगल अधीनता स्वीकार कर ली, ऐसे आप याद रख सकते हो। और यहाँ राजपूत दे दे तब तो बहारमल करना है। ये बहारमल जो था वो आमेर का शासक था, कछवा वंश का, आपने पढ़ा है, आमेर का कछवा वंश का शासक था। 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, सांबर में जाकर के अपनी बेटी हरकाबाई का विवाह किया था। तो राजपूत शासक दे दे जब तो बहारमल करेंगे। यहाँ दे दिया राठौड़ शासक, तो राठौड़ दे दे, तो आपको मैंने बताया कि बीकानेर में भी राठौड़ थे और जोधपुर में भी थे। तो प्रश्न आ जाए पहले कौन से राठौड़ों ने अधीनता स्वीकार की, तो जो बीकानेर वाले राठौड़ थे, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखो कि जो थोड़ा कमज़ोर होता है ना, वो पहले अधीनता स्वीकार करता है।
तो जोधपुर वाले तो बड़ा क्षेत्र था और बीकानेर वाले मतलब थोड़ा कमज़ोर थे, इस तरह से मान लो। तो बीकानेर वाले जो थे इन्होंने पहले अधीन था। तो प्रथम राठौड़ शासक कौन था, तो ध्यान रखना कल्याणमल। ये जो कल्याणमल था ये प्रथम राठौड़ शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। और इसके दो पुत्र भी थे, इसके दो पुत्र थे। दो पुत्र में एक का नाम था राय सिंह, जो अकबर की सेवा में नागौर दरबार में चला गया और अकबर ने इसको 1572 में जोधपुर का शासक नियुक्त कर दिया था। तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक बार प्रश्न आ गया था कि अकबर ने 1572 में किसे जोधपुर का शासक नियुक्त किया, तो आपको ध्यान रखना है राय सिंह को, ठीक है। क्योंकि 1570 के जो नागौर दरबार लगा था उसमें जाके इन्होंने वहाँ पे अधीनता स्वीकार कर ली थी। और 1572 में जोधपुर का जो शासक था, ठीक है, तो चंद्रसेन, तो उसको हटा दिया जाता है। और जो राय सिंह है वो राय सिंह को वो किला अकबर सौंप देता है। इनके एक और पुत्र था, कल्याणमल का एक और पुत्र था, उसका नाम था पृथ्वी सिंह, ठीक है, जिसको पृथ्वी सिंह या पृथ्वीराज कहते हैं। तो ये जो थे ये भी अकबर की सेवा में चले गए थे। और इनका क्या है, ये अकबर के दरबारी कवि थे, ठीक है, अकबर के दरबारी कवि बन गए क्योंकि इनको कवि में ज़्यादा रुचि थी। तो अकबर के दरबारी कवि बन गए ये दरबारी कवि। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज की, कौन सी, बेली कृष्ण रुक्मणी, बेली कृष्ण रुक्मणी। ये मैंने आपको जब साहित्यिक पढ़ाया था उसमें भी बताया है कि बेली कृष्ण रुक्मणी, बेली कृष्ण रुक्मणी। तो ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है, बेली कृष्ण रुक्मणी किसकी रचना है, तो पृथ्वीराज की, ठीक है। किसके दरबारी कवि थे, तो अकबर के। तो ये भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमको बीकानेर के जो राठौड़ वंश है वहाँ से याद रखने हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे हम पढ़ रहे हैं राव राय सिंह के बारे में। तो इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1574 से लेकर के 1612 ईस्वी तक, ठीक है। अब ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण है, ये सन याद कर लेना। 1570 में नागौर दरबार लगाया था अकबर ने, नागौर में आ गया था और उसने कहा कि जो भी राजपूताने का शासक मेरी अधीनता स्वीकार करना चाहता है, जो भी अपने साम्राज्य को बचाना चाहता है वो मेरे पास आ जाए, मैं उसको उसका साम्राज्य वापस दे दूंगा, ठीक है। बस वो मेरे आगे आके क्या करे, सर झुका ले, ठीक है। तो लगभग राजपूताने के अधिकांश, राजस्थान के अधिकांश शासकों ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो जब नागौर दरबार लगा तो वहाँ पे राय सिंह भी गया था और ये मुग़ल सेना में क्या हो गया था, शामिल हो गया था, मुग़ल सेना में भर्ती हो गया, मुग़ल सेना में शामिल हो गया, ठीक है। इसी के साथ 1572 में ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा भी गया, आपको मैंने अभी बताया। 1572 ईस्वी में राय सिंह को अकबर ने जोधपुर का शासक नियुक्त किया। राय सिंह को अकबर ने जोधपुर का शासक नियुक्त किया, जोधपुर का शासक बनाया, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद में आगे प्रश्न आता है तो आपको ध्यान रखना है 1574 में, ठीक है, क्योंकि जोधपुर का शासक तो ये बन चुके थे, लेकिन इनकी जब पिता की मृत्यु होती है कल्याणमल की 1574 में, तो 1574 में ये राजा बनते हैं बीकानेर के। तो बीकानेर का शासन कब हाथ में आया, तो 1574 में। और 1574 में जब ये बीकानेर के शासक बने इनके पिता कल्याणमल की मृत्यु के बाद, उस समय इन्होंने कौन सी उपाधि ली, तो महाराजा धीराज की, महाराजा धीराज की इन्होंने उपाधि ली और जो बीकानेर के शासक बने। फिर आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे, जैसे मैंने आपको बताया था कि राजपुताने का कर्ण, राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है, तो आपको मैंने बताया था, यहाँ से याद रखना, रा से राजपुताना, रा से राय सिंह। तो राय सिंह को राजपुताने का कर्ण भी कहा जाता है। प्रश्न पूछ ले किसने कहा, तो याद रखना देवी मुंशी प्रसाद ने। ये भी पूछा जा सकता है किसने कहा, तो देवी मुंशी प्रसाद ने कहा है इनको। ये भी आपको याद रखना। कैसे याद रखोगे, सीधी सी बात है, राजपुताने का कर्ण। तो राजपूत लोग क्या करते हैं, देवी की पूजा करते हैं और प्रसाद बांटते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। और आगे हम चर्चा करते हैं इनकी, कि ये जो राय सिंह थे इन्होंने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। जब हमने गढ़ पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि जूनागढ़ दुर्ग, इसी जूनागढ़ दुर्ग को हम क्या कहते हैं,
इसी जूनागढ़ दुर्ग को मैंने आपको बताए थे, चिंतामणि दुर्ग, राती घाटी का दुर्ग, ठीक है, और ज़मीन का जेवर, ये इसके कुछ उपनाम भी हमको मिलते हैं। और ये जो जूनागढ़ है यहीं पे जेमल और पत्ता, ठीक है, जो 1567 में चित्तौड़ जो युद्ध हुआ था जब अकबर ने किया था, तो उसमें उन्होंने बड़ी वीरता दिखाई थी। अकबर ने उनकी मूर्ति बनवाई थी आगरा के किले में, और उसी जेमल और पत्ता की, जेमल राठौड़ क्योंकि वो भी राठौड़ था, तो जेमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया, तो ये पत्ता सिसोदिया, इन दोनों की जो मूर्तियाँ है वो किसने बनवाई, तो वो बनवाई जूनागढ़ दुर्ग के बाहर हाथी पे सवार इनकी मूर्ति लगवाई थी राव राय सिंह ने। तो ये भी आपको याद रखना है। इसी के अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य है, वो भी आपको याद रखना है। पर्सन आ जाता है राय सिंह प्रशस्ति, राय सिंह प्रशस्ति, ठीक है। तो राय सिंह प्रशस्ति का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। तो सीधी सी बात है, राय सिंह से आप राय सिंह याद ही हो जाएगा आपको। और राज सिंह प्रशस्ति आ जाए, राज प्रशस्ति आ जाए, तो यहाँ पे याद करो वापस से, क्योंकि जब एक साथ देखते हैं तभी हमारे क्लियर होएगा डाउट। तो राय सिंह का तो राय सिंह हो गया, और राज प्रशस्ति किसने लिखवाई, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो गोहिल वंश, जो सिसोदिया वंश के शासक थे राज सिंह, तो राज से क्या याद रखना, राज सिंह, तो ये लिखवाई थी राज सिंह ने, जो मेवाड़ से संबंधित थे। तो ये हो गया आपके बीकानेर के। इसमें एक शासक और हम पढ़ेंगे, राव कर्ण सिंह, ठीक है, राव कर्ण सिंह। इनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है उनको बताने का प्रयास करेंगे पूरा। इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1631 से लेकर के 1668 ईस्वी तक। क्या थे, तो ध्यान रखना है कि जो शाहजहाँ थे उनके जो दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो प्रश्न आ जाता है कि शाहजहाँ के दक्षिण अभियानों का नेतृत्व किसने किया, तो शाहजहाँ के दक्षिण अभियानों में गए, दक्षिण अभियानों में भागीदारी निभाई या गए, ये याद रखना आप, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा आपसे पूछ लिया जाएगा कि जांगलधर बादशाह किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना, क्योंकि जो बीकानेर वाला क्षेत्र है उसको प्राचीन नाम जो हम देखते हैं, तो बीकानेर की जगह उसका नाम मिलता है जांगलधर, क्योंकि जंगल ही जंगल था, तो जांगलधर बादशाह। तो जो जांगलधर बादशाह कहा गया, आपसे पूछ रहे जांगलधर बादशाह किसे कहा गया है, तो जांगलधर बादशाह कहा गया है कर्ण सिंह को कहा गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न और है महत्वपूर्ण, मतीरे की राड़, एक युद्ध हुआ था मतीरे को लेकर, मतीरे की राड़, तो ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था आपके 1642 से 44 के बीच में, 1642 से लेकर 44 के बीच में, ठीक है। इस युद्ध में क्या हुआ, तो इस युद्ध में एक तो तरफ था नागौर का अमर सिंह, नागौर का शासक कौन था, अमर सिंह, और एक तरफ बीकानेर का शासक था कर्ण सिंह। तो ये पूछ लेते कि मतीरे की राड़ का युद्ध किस किस के बीच हुआ, क्या है मतीरे की राड़, तो देखो आपको समझाते हैं क्या है मतीरे की राड़। हुआ क्या कि एक मतीरे की बेल थी, ये हमारे बीकानेर का शासन हो गया, और ये हमारे माना नागौर का शासन हो गया, ठीक है, ये नागौर प्रदेश हो गया और ये बीकानेर आ गया हमारे, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे बिल्कुल ये जो सीमा है, ये जो सीमा थी, इस सीमा का नाम था, इस गांव का नाम था जाखणिया, ठीक है, इस गांव का नाम था जाखणिया, ये जाखणिया गांव था एक, और यहाँ पे किसानों ने बेल बोई, और बेल उगने के बाद में क्या है, फल इधर लग गया। तो ऐसा कहा गया, जब फल लग गया तो इन्होंने कहा कि भाई फल हमारे यहाँ लगाए, इन्होंने कहा कि पानी तो हमने दिया है। तो इस बात को लेकर के इन दोनों रियासतों में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। और जब लड़ाई हो गई तो आपको ध्यान रखना, बीकानेर के शासक थे कर्ण सिंह और नागौर के शासक थे अमर सिंह। तो यही प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि मतीरे के राड़ का युद्ध किन दो राज्यों के बीच हुआ, तो बीकानेर और नागौर, और राजा पूछ ले तो कर्ण सिंह और अमर सिंह। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। तो ये बीकानेर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, जो मतलब बीकानेर के राठौड़ वंश से संबंधित। इसके अलावा हम 2-3 बातें और कर लेते हैं बीकानेर से ही संबंधित, ठीक है, बीकानेर से संबंधित। बीकानेर नाम लेते आपको रसगुल्ले तो याद नहीं आ रहे ना, रसगुल्ले और बीकाजी याद आ रही है, उनको रखो साइड में। देखो बीकानेर के बारे में एक तो आपको याद रखना है सरदार सिंह, ठीक है,
ये सरदार सिंह नाम क्यों याद रखना है? ये सरदार सिंह नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ये सरदार सिंह अंग्रेज़ों की सहायता करने के लिए राजस्थान से बाहर भी चले गए थे। तो ये प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है, इसे कौन से शासक थे? तो बीकानेर के शासक थे। कौन थे? सरदार सिंह, जो राजस्थान से बाहर पंजाब हरियाणा तक भी चले गए थे 1857 की क्रांति के समय। तो ये आपको ध्यान में रखना है एक बात। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य मैंने उसमें बता रखा आपको, लेकिन आप यहाँ पे मैंने रिपीट कर दिया ताकि आप इसको याद रख सकें। तो बीकानेर के जो शासक है उनको, बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक हमारे कंप्लीट होते हैं। महत्वपूर्ण हमने पढ़े और बाकी हम आगे पढ़ते रहेंगे। तो वीडियो कैसा लगा उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को बार बार देख के याद कीजिए। कोई समस्या हो तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए। थैंक यू।